स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, अगर भारत के आप अर्बन मिडिल क्लास से आते हैं तो आप अपने पिछले 5 महीनों का बैंक स्टेटमेंट निकाल के जरा चेक कीजिएगा। आपकी सैलरी का जो आंकड़ा रहा होगा वो आज भी वही होगा, 60,000, 80,000 या 1 लाख रुपए, लेकिन आपकी रियल परचेजिंग पावर घट चुकी है। आपकी थाली का साइज नहीं बदला है दोस्तों, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब बढ़ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का रिटेल डेटा एक बेहद ही चिंताजनक पैटर्न प्रस्तुत करता है और यह पैटर्न दिखाता है कि पिछले 5 महीनों में 16 प्राइमरी फूड आइटम्स में से 15 फूड आइटम्स के दाम बढ़ चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में कहूं तो 94% बास्केट इन्फ्लेशन हो चुका है आपके डेली यूज कंज्यूमर आइटम का। और यह केवल दाल या सरसों के तेल के महंगे होने की कहानी नहीं है दोस्तों, यह भारत के मिडिल क्लास के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्योंकि जो वो पैसा बचता था हम कहीं और खर्च करते थे, उसकी कैपिटल फॉर्मुलेशन की कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर एक साइलेंट अटैक है। सवाल यह है कि क्या महंगाई सिर्फ एक टेम्परेरी मॉनसून शॉक है या फिर यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक गहरा स्ट्रक्चरल स्टैगफ्लेशन है। तो साथियों, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि किस प्रकार से आपके किचन का बजट आपकी पूरी वित्तीय सेहत को बिगाड़ रहा है। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जब सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जारी करते हैं तो वो बताते हैं कि भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन करीब 4.3% से लेकर के 4.5% के बैंड में है। तो मिडिल क्लास के मन में एक बहुत गहरा विरोधाभास पैदा होता है साथियों। टीवी पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन दिखाया जाता है वह तो काफी कंट्रोल में और स्टेबल दिखाई देता है, लेकिन आपकी रसोई का बजट इसी अवधि में 15% से 20% के शॉक में चला जाता है। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों वेटेड बास्केट डिस्टॉर्शन। सीपीआई बास्केट में जो फूड और ब्रेवरेजेस होते हैं, इसका थोड़ा सा डिकोड करता हूं मैं, जो फूड और ब्रेवरेजेस होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो लगभग 45.83% का वेटेज रखते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है, इनके हाउस होल्ड में वास्तविक जो बजट होता है, जो मंथली बजट होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है खाना, फ्यूल और बच्चों की एजुकेशन और साथ साथ हेल्थ केयर। और इतने पोर्शन मिलकर के ही हमारे आपके बजट का लगभग 80% इनकम को कंज्यूम कर ले जाते हैं। तो अगर सरकार जो दिखा रही है वो एक बड़े सेगमेंट में दिखता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि जिन चीजों पर हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से हमारे किचन का बजट गड़बड़ हो रहा है। और इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका परिणाम मिडिल क्लास पर कैसा पड़ता है वह समझिएगा। जब दाल, एडिबल ऑयल और शुगर यानी चीनी जैसी चीजें जो इनपुट इंटेंसिव चीजें हैं महंगी होने लगती हैं, तो मिडिल क्लास सबसे पहले अपने सरप्लस कैपिटल की बलि चढ़ाना शुरू करता है। सरप्लस कैपिटल मतलब जो पैसा आपके पास बचता था, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले जो एसआईपीज वगैरह या इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको डिले करना शुरू करते हैं, उनको रोकना शुरू करते हैं। दूसरी चीज जो आप करते हैं वो इंश्योरेंस का रेशनलाइजेशन है। टर्म प्लान या हेल्थ कवरेज में आप डिले करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लोन के प्रीपेमेंट्स को लेकर के जो आपको प्लान थे, जो डीलेवरेजिंग पॉज आ जाता है आपके पूरे एक्सपेंसेस का, वह आना शुरू हो जाता है। यानी कि महंगाई सिर्फ केवल आपके वर्तमान के किचन का बजट नहीं बिगाड़ रही होती है, वास्तव में यह आपके फ्यूचर वेल्थ जनरेशन को भी पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रही होती है, ध्वस्त कर रही होती है। अब आखिर पिछले 5 महीनों में ऐसा हुआ क्या, यह जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। 5 महीनों में क्या बदला? इस कमोडिटी स्पाइक यानी कि वस्तुओं की महंगाई के पीछे 3 बड़े मैक्रो फैक्टर्स हैं। पहला है जो एडिबल ऑयल है, जो ग्लोबल एडिबल ऑयल का चेन है और जियोपॉलिटिक्स का मामला है। साथियों समझिएगा, भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का लगभग 55 से 60% जो पोर्शन है वह इंपोर्ट करता है। हम अपने यहाँ पूरा खाद्य तेल नहीं ला पाते, तो हम 55 से 60% तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। मलेशिया से पॉम ऑयल आता है, अर्जेंटीना से सोया ऑयल आता है, ब्लैक सी रीजन से सनफ्लावर ऑयल आता है। और रेड सी संकट, मरीन फ्रेट में उछाल और क्रूड ऑयल की अस्थिरता ने सीधे तौर पर इस इंपोर्ट लैंडिंग कॉस्ट को भारत में बढ़ा दिया है। दूसरी बड़ी चीज है क्लाइमेट एनोमैली जो हो रही है, और उसके साथ साथ जो फसलों को बोने में देर हो रही है वो। देखिए, मानसून की असमानता के कारण क्या हुआ है, अरहर और चना दाल की बुआई और यील्ड पर भारी असर पड़ा है।
जब डोमेस्टिक एग्री सप्लाई टाइट होने लगती है तो होल्डिंग और सप्लाई चेन जो बॉटलनेक्स हैं वो रिटेल पावर को लगभग जो रिटेल का प्राइस लेवल है उसको लगभग 20% तक बढ़ा देते हैं, और यह अनिश्चितता हमारी इकोनॉमी में बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अब साथियों, तीसरा बड़ा कारण है और वह है प्री फेस्टिव जो कॉरपोरेट होता है और सप्लाई का जो स्क्वीज कर दिया जाता है त्योहारों से पहले। देखिए, त्योहारों से ठीक पहले क्या होता है, शुगर का, एग्री प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का जो इन्वेंट्री होता है उसको जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो होल्ड करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपकी किचन का जो बजट है आपकी लोकल मंडी तय नहीं कर रही होती है, बल्कि एक तरीके से समझिए कि कुआलालंपुर का पॉम ऑयल बोर्ड, रोटरडैम का शिपिंग फ्रेट और अल नीनो का वेदर पैटर्न मिलकर के भी आपके किचन के बजट को प्रभावित कर रहे होते हैं। अब इन सब से इतनी चीजों को समझने के बाद एक नीतिगत सवाल पर भी बात करते हैं दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता। अभी आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस किया और भारत में जो रेपो रेट है उसको 5.25% पर अनचेंज्ड रखा गया, अर्थात उसे बदला नहीं गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक की जो मौद्रिक नीति होती है दोस्तों वह एक डिमांड साइड टूल है, ना कि सप्लाई साइड टूल। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो आपकी होम लोन और कार लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी, लेकिन क्या लोन महंगा होने से आसमान में बारिश होने लगेगा? क्या उससे रेड सी में जहाजों का किराया कम हो जाएगा? इसका जवाब आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और इसलिए अगर आरबीआई को हम कहें कि वो रेपो रेट घटा दे, तो अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दे तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो जो फूड इन्फ्लेशन है वह एक तरीके से नॉन फूड सेक्टर्स में भी फैलना शुरू हो जाएगा, जिसे इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं सेकेंड राउंड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो अगर रेपो रेट बढ़ा रहा है तो भी कुछ नहीं होगा इस मामले में, और अगर रेपो रेट घटा रहा है तो भी इस मामले में कुछ नहीं होगा, बल्कि अन्य चीजों की महंगाई भी हमें झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आरबीआई पूरी तरीके से एक ट्रैप में फंस गया है, और इस ट्रैप की सबसे बड़ी कीमत चुका कौन रहा है? इस ट्रैप की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं हम। एक तरफ हमारी महंगी होती जा रही है रसोई, और दूसरी तरफ अनचेंज्ड और हाई ईएमआई रेट्स हमारी पॉकेट को कमजोर करते जाते हैं। इसी स्थिति को हम कहते हैं द डबल स्क्वीज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, और यही हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। एक विश्लेषक के तौर पर अगर मैं कहूं तो हम केवल समस्या की बात नहीं करते दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर जो आप झेल रहे हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चरल सलाह दी जा सके, जिसमें आप फाइनेंशियल असेट एलोकेशन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। यहां आपको 3 टियर इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रेटजी भी मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो जरूर बताइएगा कि आप इससे कितना सहमत हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रियल रिटर्न अकाउंटिंग करनी होगी। साथियों, बैंक के सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपको पड़ा हुआ है वो आपको एक सुरक्षा का भ्रम देता है, इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देता है। अगर सेविंग अकाउंट आपको 3% ब्याज दे रहा है और आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन 6% हो रही है, तो निश्चित तौर पर हर साल आप अपने असेट में से 3% का हिस्सा गंवा दे रहे हैं। इसको सोचिएगा जरूर। दूसरा, लिक्विडिटी बफर और दूसरा लॉक इन रिस्क के बीच में हमें चूज करना होगा। देखिए, इमरजेंसी फंड हमें चाहिए 3 से 6 महीने के लिए, जो एब्सोल्यूट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए 100% लिक्विड इंस्ट्रूमेंट हमें रखने होंगे। लेकिन जो हाई रिस्क या लॉन्ग लॉक इन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें पैनिक में पैसा डालना एक तरीके से आपको लिक्विडिटी क्रंच में डाल सकता है। इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना लिक्विडिटी बफर बना करके रखें, लेकिन लॉक इन रिस्क को भी ध्यान में रखें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी चीज है टैक्टिकल आप एलोकेशन ऑफ असेट्स करें, और इसके लिए आप ध्यान दें कि इक्विटी मार्केट में जब वोलेटाइल हो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस समय, तो फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के में एलोकेशन को एक स्टेबल ब्लॉक की तरह काम कर सकते हैं हम उसमें लेकर। और यहां पर लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में आंखें मूंद कर दांव मत लगाइए। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है? क्या भारत के मिडिल क्लास को एक लंबे स्टैगफ्लेशन के दौर में प्रवेश कराया जा रहा है? उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे आने वाले 2 तिमाहियों में, यानी कि अगले 2 क्वार्टर्स में सरकार और आरबीआई क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आपको ये 3 मैक्रो सिग्नल देखने होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए कि खरीफ की जो आवक है और रबी की बुआई का जो ट्रेंड है वो कैसा है। अगर सप्लाई शॉक
स्टॉक बना रहा तो फूड इन्फ्लेशन निश्चित तौर पर ब्रॉड बेस्ड होता चला जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बड़ी चीज, क्रूड ऑयल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स की स्थिति क्या है। अगर फ्रेट चार्जेस बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर जाएगी और निश्चित तौर पर प्राइसेस और ज्यादा ऊपर जाएंगे। और तीसरा, आरबीआई का जो लेट 2026 का पॉलिसी स्टांस है वो क्या रहने वाला है। क्या आरबीआई ग्रोथ को प्राथमिकता देकर के रेट कट करेगा या फिर वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट की लिक्विडिटी को टाइट करेगा। इन तीन बातों पर निर्भर करेगा आगे हमारे साथ क्या होने वाला है और इसके लिए आपको अगले 2 तिमाहियों पर नजर रखनी होगी। देखिए साथियों, बिल्कुल सिंपल बात कहूंगा, इतिहास गवाह है कि महंगाई जो होती है ना, वह केवल अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं होती। वास्तव में वह एक सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं की पिक्चर भी होती है और वह उन्हें पूरी तरह से बदलती भी है। जब तक आप और हम अपनी पर्सनल फाइनेंसिंग को मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांतों से नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, तब तक आपकी सैलरी की परचेजिंग पावर ऐसे ही कम होती रहेगी और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें झेलने पड़ेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं वर्तमान महंगाई के दौर में? क्या आपको लगता है कि आपके किचन का बजट भी अब बिगड़ चुका है पिछले 5 महीनों में? और अगर ऐसा महसूस करते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ आप बताएं कि आपके नजरिए से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे थे स्टडी IQ IAS। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 14 अगस्त से और इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस मिलेंगी और इसके साथ साथ 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से कोर्स को खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।